नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारी इस सृजन एकेडमी के YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, हम अभिलेख पढ़ रहे थे। तो अभिलेख में हमने प्रॉपरली जो चित्तौड़गढ़ ज़िले में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो 6 अभिलेखों का अध्ययन हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। और आज हम उसी में मेवाड़ के अभिलेख की जो हमारी सीरीज है उसी में उदयपुर ज़िले से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेखों में शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख और प्रशस्ति लेख, ये चारों आते हैं। तो जहाँ जहाँ मैं अभिलेख शब्द काम में लूँगा वहाँ वो शिलालेख हो सकता है या प्रशस्ति हो सकती है। चूँकि गुहालेख और स्तंभ लेख ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और ज़्यादा हमारे यहाँ से प्राप्त हुए भी नहीं हैं, तो जहाँ जहाँ शिलालेख और प्रशस्ति ये जो 2 शब्द है ये जहाँ काम आएंगे स्पेसिफिकली उनके लिए बोल दिया जाएगा। बाकी जहाँ अभिलेख है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है दोस्तों, तो हम मेवाड़ के अभिलेख पढ़ रहे थे, मेवाड़ के अभिलेख। और मेवाड़, एक बार फिर वही कहूँगा, मेवाड़ ऐसी धरा जहाँ जन्म लेने के लिए खुद भगवान आने के लिए तरसते हैं, ऐसा भगवान ने या हमारे कवि ने कल्पना की है। कवि माधव जो है, जिन्होंने आपने सबने सुना होगा मायड़ थारो वो पूत कठे गीत जो है, उसमें जो पंक्तियां हैं कवि माधव की कि हल्दी घाटी रा टीला शू शिव पार्वती रण देख रहा। मतलब हल्दी घाटी के टीलों से शिव पार्वती रण देख रहे हैं। हल्दी घाटी रा टीला शू शिव पार्वती रण देख रहा, मेवाड़ी वीरा री ताकत अपनी निजरा में तोल रहा। बोलिया शिवजी सुन पार्वती मेवाड़ भोमरी बलिहारी। मतलब शंकर भगवान ने पार्वती जी को बोला कि हे पार्वती जी सुनो, ये मेवाड़ बलिहारी मतलब बलिदानी लोगों की भूमि है, मेवाड़ और भोमरी बलिहारी, जो अच्छा कर्म करे जग में वो 8 जन्म ले नर नारी। अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं वो इस धरती पर जन्म लेता है। तो आज इस पुण्य भूमि मेवाड़ में जो इसकी राजधानी रही हमेशा से, जो केंद्र रहा है उदयपुर से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं आज हम उनका अध्ययन करेंगे। हमने चित्तौड़गढ़ के 6 अभिलेखों का अध्ययन कर लिया है। एक बार फिर छोटा सा क्लासिफिकेशन है, 3 चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर के थे और 3 चित्तौड़ जिले में नीचे थे। ऐसे ही आज RJ27 मैंने वो सीधा बताया था, हम जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देखते हैं RJ27 जो कोड है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उदयपुर जिले का, उदयपुर में कुल कितने अभिलेख हैं? 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुल मिलाकर मेवाड़ में 17 है, चित्तौड़ के 6, उदयपुर के 7, भीलवाड़ा के 2 और राजसमंद के 2। तो कुल मिलाकर आज उदयपुर के जो अभिलेख पढ़ रहे हैं 7 अभिलेख हैं। ठीक है दोस्तों, 7 अभिलेखों में भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इनका कर लें तो उदयपुर जिला जो है, उदयपुर जिले में यानी कि शहरी क्षेत्र सीमा से बाहर की तरफ 4 प्रशस्ति या शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और उदयपुर शहर जो है, अर्थात हम शहर में ऑटो किराए करके इन स्थानों पर जाएं, इन प्रशस्तियों को पढ़ सकते हैं, या ये जहाँ भी संग्रहालय हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं, या जहाँ से प्राप्त हुई उन स्थानों को देख सकते हैं। तो वो स्थान उदयपुर शहर में है। तो 4 जो जिले में बाहर की तरफ कहीं हैं और 3 जो उदयपुर शहर में है। तो जो उदयपुर शहर में है उनमें पहला है जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मतलब भगवान विष्णु को समर्पित जो मंदिर होता है। तो एक स्वाभाविक सी बात है, जगन्नाथ नाम जो ही ध्यान आता है तो पूरी उड़ीसा है ना, पूरी उड़ीसा हमारे ध्यान में आता है जहाँ वो रथ खींचा जाता है जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ प्रशस्ति उदयपुर शहर के अंदर है। उदयपुर शहर का सबसे बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर कौन सा है? हम सब जो भी वहाँ गए हो वो जानते होंगे। उदयपुर शहर का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा प्राचीन मंदिर है जो उदयपुर शहर के बीचों बीच है, जगदीश मंदिर। तो जगदीश मंदिर जो है उस वहाँ पर जो प्रशस्ति मिली है उसे जगन्नाथ प्रशस्ति कहते हैं। जगदीश मंदिर, हाँ आप सब जानते हैं, जहाँ से सिटी पैलेस उदयपुर का जो है, पिछोला झील और गणगौर घाट का रास्ता भी वही है, जगदीश चौक है वहाँ पर और उसी चौक में मंदिर भी है। और उसी जगदीश मंदिर के लेफ्ट साइड में सिटी पैलेस में एंटर होने का गेट है ना, सिटी पैलेस में एंटर होने का गेट, जो व्यूवर्स जो टूरिस्ट होते हैं उनके एंटर होने का गेट जो है उस जो जगदीश मंदिर है उसके लेफ्ट साइड में ही है। ठीक है दोस्तों, तो जो शहर के बीच की बात कर रहा हूँ, एक है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति, ये भी पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील के किनारे ही जगदीश मंदिर से थोड़ा सीधे की तरफ पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो गणगौर घाट आएगा और उसी पिछोला झील, जो गणगौर घाट है वो पिछोला झील पे है और उसी पिछोला झील के एक किनारे पर वेदनाथ मंदिर है, वहां पर जो प्रशस्ति वो वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति है। और तीसरा सारणेश्वर प्रशस्ति है, जो उदयपुर का जो मोक्ष धाम है, शमशान घाट है, वहां एक मंदिर था सारणेश्वर महादेव का, वहां से मिली है। तो ये उदयपुर शहर की है। इसी तरह उदयपुर जिले में उदयपुर मतलब जो शहर है उसके बाहरी क्षेत्र में 4 शिलालेख या प्रशस्तियां मिली है। चीरवा शिलालेख जो भीलवाड़ा नाथद्वारा से उदयपुर होते हुए जाते हैं, वहां जो चीरवा की घाटी जिसे कहा जाता था, अभी वहां एक टनल बन गई है
पहले एक बड़ा ही घुमावदार रास्ता था पहाड़ियों को काटता हुआ, तो वो चीरवा घाटी जो थी वहां पर जो शिलालेख मिला है वो चीरवा शिलालेख है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति वही भीलवाड़ा नाथद्वारा से उदयपुर जब जाते हैं तो नाथद्वारा से उदयपुर के बीच में कैलाशपुरी नाम की एक जगह है, वहां एकलिंगनाथ जी है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। और एकलिंगनाथ जी कौन है, मैंने अभी जब ये वीडियो शुरू किया तो उसमें बताया कि एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के प्रमुख इष्ट है, जिन्हें प्रथम पूज्य है, जिन्हें पूजा जाता है। आज भी एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी में है और वहाँ पर जो महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट है वहाँ उनके द्वारा सेवा पूजा की जाती है और अच्छा मंदिर है, आप जरूर देखने जाएं। सागोली गांव के अंदर शिलालेख है और अपराजित शिलालेख नागदा उदयपुर में है, नागदा गांव के अंदर उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों, अब इन सब का एक बार हम विस्तृत एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो शहर वाले हैं। ठीक है दोस्तों, शहर वालों से शुरू करते हैं। तो हम यहीं से सबसे पहले पढ़ते हैं जगन्नाथ प्रशस्ति। इसकी स्थिति यहां से मैं इसको क्लिक कर लेता हूं। जगन्नाथ प्रशस्ति स्थिति जगदीश मंदिर, जगदीश चौक, उदयपुर। और चूंकि शहर में है तो ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं, शहर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये उदयपुर शहर में जगदीश चौक जो स्थिति है, एक चौक है, वहीं से ही लेफ्ट साइड में मैं बता रहा हूँ आपको कि सिटी पैलेस का गेट है और वहीं पर ही जगदीश मंदिर है, वहाँ से ये प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके जो अन्य नाम हैं सपनों में बना मंदिर, सपनों में बना मंदिर या स्वप्न संस्कृति का मंदिर। ये जो जगदीश मंदिर है इस मंदिर के लिए कहा जाता है ये बात कि ये स्वप्न संस्कृति का मतलब इसकी जो इसमें कला और इस मंदिर का जो बनावट है वो इतनी शानदार है कि इसे सपनों में बना मंदिर या स्वप्न संस्कृति का मंदिर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके निर्माता जो है महाराणा जगत सिंह प्रथम है। उदयपुर के ही महाराणा हुए हैं और उदयपुर में एक जो उदयपुर की जो सिसोदिया वंश के एक महाराणा थे जगत सिंह प्रथम, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इसके वास्तुकार जो है भाणा अर्जुन और मुकुंद। ठीक है दोस्तों, महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पहली बार जगदीश मंदिर मतलब जगदीश मंदिर को बनवाने का जो काम किया है वो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने किया है और उसके वास्तुकार मतलब आज की तरह देखें तो आर्किटेक्ट है ना, नक्शा नवीस जिसे बोलते हैं, या आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनिंग और हम कहें तो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार कारीगर जो मिस्त्री काम करते हैं वो सब जो काम था वो इन तीनों के तीनों वास्तुकार थे, इनकी देखरेख में हुआ है भाणा अर्जुन और मुकुंद। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार जगन्नाथ प्रशस्ति का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं ये जगदीश मंदिर का विवरण था। अब हम आते हैं जगन्नाथ जो प्रशस्ति है उसके लिए। तो ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है इसकी भाषा है जगन्नाथ प्रशस्ति की जो भाषा है संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो भाषा है ये संस्कृत में लिखी गई है और इस प्रशस्ति के जो रचयिता है, प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट है। कौन है? देखो दोनों एकदम से कंफ्यूज मत होना। एकलिंगनाथ जो मंदिर है, सॉरी एकलिंगनाथ नहीं, जगदीश मंदिर अपने उदयपुर शहर वाला जो जगदीश मंदिर है उसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया है। भाणा अर्जुन और मुकुंद उसके वास्तुकार है। पर उसी मंदिर में एक जो शिलालेख लगा है, एक जो पट्टिका लगी है, जो प्रशस्ति लगी है काले पत्थर पर है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट इसका, काले रंग के पत्थर पर है ये पट्टिका, है ना, काले रंग के पत्थर पर
पट्टिका। ठीक है, तो ये जो पट्टिका है ये है जगन्नाथ प्रशस्ति, और इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट। नाम याद रखिएगा, जगन्नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट। अब इस प्रशस्ति की विशेषताएं क्या क्या है, इस प्रशस्ति में क्या क्या वर्णन है? देखो, प्रशस्ति की विशेषताओं में, अगर प्रशस्ति की विशेषताओं की बात करें तो ऐसा आता है या तो उसकी भाषा पूछेंगे या उसके रचयिता, या अब उसके अंदर क्या उल्लेखित है, क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो इस प्रशस्ति की जो विशेष बातें हैं, सबसे पहले हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है। इस प्रशस्ति में महत्वपूर्ण जो है हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है। ठीक है, महाराणा जगत सिंह जी ने बनवाई है, तो तब तक हल्दीघाटी युद्ध 1576 में हो ही गया था, तो हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है। और बप्पा रावल या काल भोज जो थे, बप्पा रावल से संग्राम सिंह मतलब राणा सांगा जो थे तक का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं कि भाई एक तो सिंपल है हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है और राणा सांगा तक का ही वर्णन है, उसके बाद सीधा हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन आया है। और तीसरा, जो राणा सांगा थे, सिरोंज का जो विनाश हुआ, सिरोंज के विनाश के बाद, सिरांज के विनाश के बाद संग्राम सिंह के युद्धों का वर्णन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे उदयपुर शहर की जो पहली प्रशस्ति है, जगन्नाथ प्रशस्ति, जगदीश मंदिर, जगदीश चौक उदयपुर में जो है, उस जगन्नाथ प्रशस्ति में अंकित है। भाषा संस्कृत है, रचयिता उसके कृष्ण भट्ट है, और काले रंग के पत्थर पर जो पट्टिका लगी है, उस पट्टिका में ये तीन चीजें विशेष रूप से उल्लेखित है। एक तो हल्दीघाटी युद्ध का कहीं वर्णन बताया गया है, तो जगदीश चौक वाले उस जगन्नाथ प्रशस्ति में है। एक महाराणा सांगा तक, बप्पा रावल से लेकर महाराणा सांगा तक का उल्लेख है, और महाराणा सांगा का कि संग्राम मतलब संग्राम सिंह जो है महाराणा सांगा, उनके युद्धों का वर्णन है सिरांज के विनाश के बाद का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी जगन्नाथ प्रशस्ति। अब सीधा आते हैं अगली वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति पर। वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति, और मैंने बताया था वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति कहाँ है? वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति है अपने पिछोला झील के किनारे पर। पिछोला झील के किनारे पर वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति है, और यह भी उदयपुर शहर में ही है, तो इसमें ज़्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। उदयपुर शहर में ही वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति है, और इसमें बप्पा रावल का नाम लगभग सब जगह आएगा। तो इसकी स्थिति है पिछोला झील के किनारे, ठीक है, उदयपुर में। और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी थोड़ी सी विशेषताएं जो इस विशेषताएं मतलब यहाँ जो भी उल्लेखित है, इस वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से, बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से राज्य प्राप्त किया, ऐसा उल्लेख कहाँ किस प्रशस्ति में मिलता है? वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, और मंदिर के निर्माता कौन है यहाँ? बप्पा खुद है, ऐसा इसने बताया है। मंदिर के निर्माता इस प्रशस्ति में बताया है, मंदिर के निर्माता बप्पा का उल्लेख। तो ये जो वेदनाथ प्रशस्ति है, वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति है, इसमें बप्पा रावल से दोनों विशेषताएं जो है वो कहीं ना कहीं बप्पा रावल से संबंधित है। और तीसरा, बांदनवाड़ा युद्ध का वर्णन है, महाराणा सांगा और मुगल सेनापति रणबाज खां का। सांगा वर्सेस रणबाज खां, बांदनवाड़ा का युद्ध, और विजयी कौन हुए?
रणसांगा। इस युद्ध का वर्णन भी इस वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में अंकित है। ठीक है दोस्तों, और इसके रचनाकार एक जो महत्वपूर्ण था, इसके रचनाकार जो है, रचनाकार वो है रूप भट्ट। ये हमारा वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति है। पहली थी जगन्नाथ जगदीश मंदिर, वो भी कहीं ना कहीं पिछोला झील के किनारे ही है, पर उसकी स्थिति में जगदीश चौक उदयपुर है, चूंकि उससे लगभग थोड़ा सा आगे, आधा किलोमीटर भी पूरा नहीं है, वहाँ गणगौर घाट है, वहाँ पिछोला झील ही है। लेकिन जगदीश मंदिर की जो अवस्थिति बताई जाती है, जहाँ उसका गेट है वो जगदीश चौक में है, तो जगन्नाथ प्रशस्ति है जगदीश चौक उदयपुर में, और वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति जो है वो पिछोला झील के किनारे ही है उदयपुर में। उसके रचनाकार थे कृष्ण भट्ट, इसके रचनाकार है रूप भट्ट। नाम याद रहेंगे दोस्तों। अब तीसरा आता है सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति सारणेश्वर प्रशस्ति इसकी स्थिति में उदयपुर के शमशान लिख दो या मोक्षधाम लिख दो के निकट स्थित सारणेश्वर महादेव मंदिर से मंदिर। ठीक है दोस्तों, वहाँ मंदिर जो है वहाँ से ये एक शिलालेख, ये प्रशस्ति प्राप्त हुई है। इस प्रशस्ति की जगह कौन सी है, ये कहाँ मिली है? शमशान के निकट सारणेश्वर महादेव मंदिर है। अधिकतर जहाँ भी मोक्षधाम होते हैं वहाँ शंकर भगवान का ही मंदिर होता है। तो जो सारणेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ से सारणेश्वर प्रशस्ति प्राप्त हुई है, और इसमें वराह मंदिर की व्यवस्था का वर्णन है। यहाँ कहीं पास में वराह मंदिर रहा होगा कि वराह मंदिर की व्यवस्था का वर्णन और गुहिल और सिसोदिया वंश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन ये मिलता है हमें सारणेश्वर प्रशस्ति में। ठीक है दोस्तों, 3 प्रशस्तियां हो गई है। इसका रचनाकार कौन है ऐसा इसमें उल्लेखित नहीं आया है, अभी मिला नहीं है पूरा कंटेंट। तो जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट, वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति रूप भट्ट और सारणेश्वर प्रशस्ति, इन तीनों का स्थान कौन सा है? ये है जगदीश चौक उदयपुर, पिछोला झील के किनारे उदयपुर। सारणेश्वर का स्थान कौन सा है? शमशान घाट के पास सारणेश्वर, जैसा कि नाम से पता है, सारणेश्वर महादेव मंदिर के पास उदयपुर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सीधा जो उदयपुर, ये तो हो गई हमारी उदयपुर शहर के चारों शिलालेख। अब हम उदयपुर जिले के शिलालेखों में आते हैं। उदयपुर जिले के शिलालेखों पे आते हैं। इसमें पहला कौन सा बताया था? चीरवा शिलालेख है ना, चीरवा के शिलालेख। और दूसरा कौन सा बताया था? बताइए दूसरा। चीरवा हो गया, एकलिंगनाथ की प्रशस्ति। ठीक है, तीसरा हो गया सांगली शिलालेख है ये भी, और एक हो गया अपराजित। शिलालेख। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम उदयपुर जिले में 3 हमने उदयपुर शहर के पढ़ लिए हैं। अब उदयपुर जिले के जो शिलालेख है उनमें सबसे पहले है चीरवा शिलालेख। और चीरवा शिलालेख का मैंने आपको बताया था, चीरवा शिलालेख की स्थिति क्या है? चीरवा गांव उदयपुर, या चीरवा घाटी भी वही है, चीरवा घाटी है ना, या गांव। घाटी नाम से हम ज़्यादा जानते हैं क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए चीरवा घाटी, अभी जहाँ टनल बन गई है, गुफा है, मतलब एक पहाड़ियों को काट के उसके बीच में सड़क बनाई गई है, तो वो टनल है, एक तरह से लोग वहाँ घूमने जाते हैं, खूब फोटो वोटो लेते हैं। तो वो जो टनल है वो चीरवा घाटी में ही है। और इसी चीरवा घाटी में अभी फ्लाईओवर भी स्टार्ट किया था, वो एक रोपवे स्टार्ट किया था।
और अभी शायद बंद कर दिया है उदयपुर के जिला प्रशासन ने। तो चीरवा घाटी स्थिति क्या होगी इसकी, चीरवा घाटी गांव उदयपुर, ये जो प्रशस्ति है इसकी शैली क्या है, नागरी। ये थोड़ा सा अभी तक हम जितनी प्रशस्तियां या शिलालेख पढ़ रहे थे वहाँ सिर्फ संस्कृत में ही आ रही थी उसकी शैली या भाषा। यहाँ जो शैली है चीरवा घाटी वाली शिलालेख की, उसकी शैली है वो है नागरी शैली। इसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। नागरी शैली चीरवा घाटी का जो शिलालेख है वहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब यहाँ बातें सब में एक जैसी है। मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास है, बप्पा रावल से समर सिंह तक का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास है और बप्पा रावल से समर सिंह तक का वर्णन है। और इस प्रशस्ति के जो रचनाकार है, जिन्होंने लेखन किया है, इसके रचनाकार है रत्न प्रभा सूरी, एक जैन संत थे, उन्होंने लिखा है इसे और उनका नाम है रत्न प्रभा सूरी। इसके लेखक है पार्श्वनाथ और उत्कीर्णन किया है, मतलब जिसने उत्कीर्ण की है शिलालेख पर, प्रशस्ति शिला पर, उनका नाम है केली सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया चीरवा शिलालेख की जानकारी। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सती प्रथा का उल्लेख है और कहीं नहीं मिला है, यहां मिला है। सती प्रथा का उल्लेख इस प्रशस्ति में ऐसा बताया गया है कि इस समय सती प्रथा होती थी या सती प्रथा रही होगी, ऐसा कहाँ मिला है, चीरवा शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा चीरवा शिलालेख। स्थिति चीरवा घाटी उदयपुर और शैली नागरी है इस प्रशस्ति की, और यहाँ मेवाड़ का इतिहास है। ठीक है वो। अब आते हैं हम अगली जो प्रशस्ति है, एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंगनाथ के लिए अभी मैंने जब स्टार्टिंग में आपके सामने एक शब्द रखा था, जो मैंने एक गीत की पंक्ति बोली थी कि जो अच्छा कर्म करे जग में वो अठे जन्म ले नर नारी, और उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि मुँह स्वयं एक लिंग रूप धारणे बैठ्यो हूँ सदियाँ सु अठे, मायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे। यानी कि अर्थात शंकर भगवान खुद एकलिंगनाथ जी का रूप धारण करके इस मेवाड़ की धरा पर आए थे। एकलिंगनाथ जी जो मंदिर है एकलिंगनाथ जी का, उसकी स्थिति है, मैंने भी आपको बताया, भीलवाड़ा नाथद्वारा से जब उदयपुर जाते हैं तो रास्ते में आता है कैलाशपुरी गांव है, कैलाशपुरी गांव उदयपुर। ठीक है दोस्तों, एकलिंगनाथ प्रशस्ति जो है वो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। और इस मंदिर पर, ये मंदिर जो है वो पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय का एकमात्र मंदिर है। पहले एक संप्रदाय चलता था तो उनका एकमात्र मंदिर है ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर। और मैंने बताया था आपको कि महाराणा मेवाड़ ट्रस्ट यहाँ सेवा पूजा करता है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। और इस मंदिर में ही जो प्रशस्ति लगी हुई है उसका निर्माण भी कौन करवाएगा? एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, जिसने बनवाया उसने अपने नाम की पट्टिका लगाई है, तो बप्पा रावल ही है। और इसमें जो भाषा है, किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत। जो एकलिंगनाथ मंदिर की प्रशस्ति है वो संस्कृत भाषा में है। और प्रशस्ति के लेखक महेश भट्ट है। प्रशस्ति लेखक महेश भट्ट हैं, जिन्होंने 1488 में लिखा है। ये जो प्रशस्ति थी, ये मंदिर जब बनवाया बप्पा रावल ने, और उसके बाद वो जो प्रशस्ति थी 1488 में महेश भट्ट ने लिखी थी। ठीक है दोस्तों, इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो महाराणा रायमल ने करवाया था। यहां अलग से निशान डाल सकते हैं, पुनर्निर्माण महाराणा रायमल। और यहां फिर क्या हुआ?
बप्पा रावल से रायमल तक का मेवाड़ का इतिहास आएगा। बप्पा रावल से रायमल तक का मेवाड़ इतिहास। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, रायमल ने अगर इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है तो बप्पा रावल से लेकर रायमल तक इस मंदिर में यहाँ जो मेवाड़ का इतिहास है उसकी जानकारी इस वाली प्रशस्ति से मिलती है। तो पहला हो गया चीरवा शिलालेख, दूसरा हो गया एकलिंगनाथ प्रशस्ति। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। अब दोनों बिल्कुल छोटे छोटे से बिंदु हैं जहाँ सिर्फ नाम और उन स्थानों की ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है। जो तीसरा है वो है सांगली शिलालेख। सांगली शिलालेख स्थिति कहाँ है? सांगली गांव उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, और यहां पर गुहिल राजा शिलादित्य की जानकारी मिलती है। इस वाली प्रशस्ति से क्या मिलता है? गुहिल राजा शिलादित्य की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसी में लिख देता हूं मैं चौथा अपराजित शिलालेख जो है, ये स्थिति है इसकी नागदा गांव उदयपुर। नागदा गांव उदयपुर में है और गुहिल राजा अपराजित के समय का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, ये उदयपुर जिले की, उदयपुर जो जिला है, मैंने शहर की तीनों बताई और उदयपुर जिले में मतलब शहर से बाहर की तरफ जो प्रशस्तियां या शिलालेख हैं, ये उदयपुर जिले की चारों शिलालेख थे। लास्ट वाले जो हैं दोनों के नाम याद रखना जरूरी है, सांगली और अपराजित। सांगली उदयपुर में ही है, सांगली गांव में, और अपराजित जो है वो नागदा गांव में है ना, नागदा गांव में है उदयपुर में ही। और सांगली में शिलादित्य नाम के गुहिल राजा का उल्लेख है। अपराजित में अपराजित नाम के जो गुहिल राजा हुए हैं, जो सिसोदिया वंश के राजा हुए हैं, जो मेवाड़ के राजा हुए हैं, उनकी विजयों का, उनकी कार्यप्रणाली का उल्लेख है। तो इस प्रकार आज का जो ये हमारा लेक्चर था, आज का जो हमने ये पूरा मेवाड़ के अभिलेखों में जो हमने दूसरी सीरीज लाए थे, पहले दिन हम चित्तौड़गढ़ के लिए हमने पढ़ा, दूसरे दिन उदयपुर के लिए पढ़ा। तो उदयपुर में कुल मिलाकर 7 अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख कुल 7 मिले हैं, उनकी जानकारी आज हमें यहाँ से मिली। और अब हम आगे जब पढ़ेंगे, मेवाड़ के अभिलेखों में कुल 17 अभिलेख मैंने बताए थे, तो 7 और 6 13 हो गए हैं। 4 अभिलेख और पढ़ने हैं, तो 2 भीलवाड़ा से मिले हैं और 2 राजसमंद से मिले हैं। देखो दोस्तों, अभिलेख जब पढ़ रहे हैं तो मेरा जो ये वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण वो अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं इसके ऊपर आधारित है। उन अभिलेखों में कंटेंट किस स्थान का है वो मायने नहीं रखता। हम जो वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं वो किस स्थान से मिले हैं, वो अभिलेखों का वो वर्णन पढ़ रहे हैं। जैसे भीलवाड़ा में बिजोलिया का जो शिलालेख आएगा वो चौहान वंश के बारे में जानकारी देगा, तो वो मेवाड़ के लिए जानकारी नहीं देगा, पर स्थान मेवाड़ में मिला है, भीलवाड़ा में मिला है, बिजोलिया में मिला है। तो ये ध्यान रखें, जो वर्गीकरण है वो मैंने स्थान, जिस स्थान पर वो मिले हैं उसके आधार पर किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर अपने कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।